हेलो माय वंडरफुल सीएमए एस्पिरेंट्स। ये है हमारा पहला क्लास सीएमए इंटरमीडिएट पेपर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स सिलेबस 2022। वी हैव अ ह्यूज सब्जेक्ट टू कवर। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कंटेंट है जिसे हमें कवर करना है। इफ वी लुक एट द सिलेबस स्ट्रक्चर, द होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। राइट, हमारा जो पूरा पूरा सब्जेक्ट है दैट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 सेक्शंस: कमर्शियल लॉज, इंडस्ट्रियल लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एंड बिजनेस एथिक्स। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दिख रहा है, हमें आइडिया मिल रहा है अबाउट द कवरेज। राइट, विल डिस्कस दिस एंड बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। एवरी टाइम दैट वी स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू एड्रेस। वो क्या होती है कि हाउ आर वी गोइंग टू अप्रोच द सब्जेक्ट, हमारा क्या विजन होगा, हमारा क्या प्लान होगा। ये विजन, मिशन स्टेटमेंट्स जो होती हैं, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें नहीं होती, एक्चुअली यू नीड टू एसेस कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें कैसे प्रिपेयर करना है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर course of action, that is something which is needed, so we'll discuss that. But before that, कोई भी चीज शुरू करने से पहले, अब भगवान के नाम तो हमने ले ही लिए, ले लेना, बट वी हैव टू सेट अ टारगेट। हर कोई अपने हिसाब से टारगेट सेट कर सकता है, बट एज अ मेंटर, एज अ टीचर, आई नो आपका कैलिबर कितना भी हो सकता है किसी से कम हो सकता है किसी से ज्यादा हो, येट इफ वी टेक अ वेरी लिबरल टारगेट एज 70 plus, I believe all my students can work for it and achieve it. एक बात बताओ मुझसे, जितने भी लोग सुन रहे हो, देख रहे हो, आई बिलीव कि आप सब ये चाहते हो कि आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीवन जो बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मैम, राइट? बट यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू विश फॉर। तो मतलब मैम क्या चाहना छोड़ दे? नहीं, आई एम वेरी ग्लैड कि अगर आपकी चाहत ये सीएमए की जर्नी है, सीएमए का हर एक माइलस्टोन है, इफ दिस इज व्हाट यू आर डेडिकेटेड फॉर, आई एम रियली रियली वेरी ग्लैड। क्योंकि चाहते अपनी जिंदगी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत 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 ज्यादा सोच समझ के लेके आनी है। वो बोलते हैं ना, अर्थ पे 70% पानी है, बट डूबना उसकी आंखों में ही है। तो वो एंगल नहीं लेके आना है राइट नाउ इन लाइफ। डूबना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस में, अपनी पढ़ाई में, अपने एफर्ट्स में डूबना है। एंड एज आई सेड, यू डोंट गेट व्हाट यू विश फॉर, यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर। तो आज से एक प्रॉमिस मुझसे और अपने आप से करो दैट आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दिस सब्जेक्ट, whatever subject you start taking. Of course कोई एक सब्जेक्ट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है, इट हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीथिंग, है ना? तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बट यू मस्ट वर्क फॉर इट। तो आज से ये हम दोनों का सफर शुरू हो रहा है ऑन, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी, राइट? क्योंकि बहुत 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 सारा कंटेंट है, देखने में ऐसा लग रहा है बस एक पेज पे समराइज हो गया, बट ये सिर्फ समराइज हुआ है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड अच्छा खासा कवरेज है, कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है आपका। ये जो सीएमए इंटर लॉ वाला पेपर है, इट्स ह्यूज, राइट? सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट, बट यू हैव टू प्लान योर स्टडीज इन सच अ मैनर कि आपको बाद में जाके दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो, सेक्शन ए कमर्शियल लॉज जिससे हम शुरू करने वाले हैं। सो वी हैव दीज 6 टॉपिक्स। आइडियली ये पार्टनरशिप और एलएलपी का टोटल मिला के कवरेज हमको 5% ही दिया हुआ है। एंड देन वी हैव सम इंडस्ट्रियल लॉज, देन वी हैव कॉर्पोरेट लॉज। यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, बट इट्स नॉट सो दैट यू हैव टू रीड द होल कंपनीज एक्ट। इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी एक्ट, कुछ एक्ट को छोड़ के आपको पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। कुछ एक्ट में क्या होता है, देयर आर सर्टेन सेक्शंस व्हिच आर कवर्ड। सो इवन इन कंपनीज एक्ट यू हैव द इनिशियल पार्ट, सेक्शन 122, जहां तक आपका क्या होता है, कवरेज होती है। देन वी हैव बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? आज the very first class that we are going to commence, or we will commence after we have our discussion, is going to be Introduction to Law and Legal System in India. Usually जब भी मैं पहला क्लास लेती हूँ तो मुझे आई थिंक अराउंड 35 या 40 मिनट्स विद वेरी बेसिक्स लग जाता है। बिकॉज जब भी आप लॉ जैसा एक सब्जेक्ट पढ़ो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ तो पता हो यार लॉ के बारे में, कहाँ से आया, क्या आया, कैसे बना, मतलब
थोड़ा सब चीजें जब पता होती है ना तो लगता है कि हाँ हम प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। दो चार नई चीजें आप सीखते हो तो किसी जूनियर वूनियर को बताने में, तुमको पता है ये, अरे मम्मी आपको पता था ये, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, राइट। बट लकीली एंड आई एम वेरी ग्लैड एट दिस स्टेप इंस्टीट्यूट ने कमाल का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। पहले नहीं हुआ करता था, तो हमारा जो पुराना वाला सिलेबस है ना उसमें ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तो एडिशनल थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ती थी, बच्चे को नॉलेज भी मिलती थी और वो नॉलेज लेके नंबर भी नहीं मिलते थे। तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको वो आइडिया मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और उस पर नंबर भी मिलेगा, है ना। 5%, 5% वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की भी। बट एक प्रॉब्लम और एक ड्रॉबैक क्या है, इफ यू लुक एट द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल, तो ये नहीं है इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ठीक है, वो आप देख सकते हो, बट आई वुड एडवाइज कि मत देखना। द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू तो बिल्कुल भी मत देखना। व्हाई? बिकॉज चीज़ें क्या है इस तरीके से लिखी हैं कि सेल्फ स्टडी से तो आपको समझने में बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट लगेगा। आई थिंक टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बिकॉज मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे इस चैप्टर को बनाने में भी बहुत टाइम लग गया, ठीक है, बिकॉज द थिंग्स आर हाफिज्ड, राइट। आपके आर्टिकल्स प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं है, नहीं लिखा हुआ है कहाँ पे क्या आ रहा है, किस पॉइंट में आ रहा है, भाई कौन सी राइट है। सिंपल चीज लिखी हुई है बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी हुई है, ठीक है। तो खैर हमने उसको टैबुलर फॉर्म में कर दिया है, थोड़ा सा अच्छे से कर दिया है ताकि पढ़ने में थोड़ा ईज लगे। ऐसे फर्स्ट चैप्टर इतना भारी सा और डिफिकल्ट सा लगेगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हम डर जाएंगे, है ना। अब मैम जैसा आपने बोला इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, तो हाउ शुड वी अप्रोच। देखो, okay, now I have certain things. If I talk about a subject like law, इसमें आपके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं which are very important. अंडरस्टैंडिंग, या जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंडली लर्निंग, लॉ को याद करना। देन कम्स योर रिविजन, रिवाइज करना, एंड देन कम्स योर प्रेजेंटेशन, कि आप कैसे एग्जामिनेशन में उसको प्रेजेंट करते हो। बहुत सारी और चीज़ें हम निकाल सकते हैं बट ब्रॉड 4 एस्पेक्ट्स हमारे यही होते हैं। समझने में तो अनडाउटेडली आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिकॉज एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। बट लॉ में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप समझ जाते हो उसके बाद आपको रिटेन नहीं होता है। समझ में सब आया मैम, समझ नहीं आ रहा कि क्या याद करें और क्या नहीं याद करें। याद भी कर लिया तो 4 दिन बाद हम भूल गए उसको, वी आर अनएबल टू रिटेन दैट, राइट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट्स फेस। एंड व्हेन यू रीड जस्ट 1 चैप्टर, सारी चीजें याद रहती है, 2 चैप्टर याद करते, कुछ कुछ भूलते हैं पहले का, और जब 10-12 चैप्टर्स हो जाते हैं ना तो फिर समझ नहीं आता भाई क्या याद करें और क्या छोड़ दें। तो दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय एवरी स्टूडेंट। तो ऐसा मत समझो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबको तो याद हो रहा है मुझे नहीं याद हो रहा, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस तो यू हैव टू मेंटेन अ कॉपी। मैं ये जिम्मेदारी बिल्कुल भी स्टूडेंट्स पे नहीं देती हूँ कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने हैं फॉर द होल सब्जेक्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू हैव सो मच टू कवर। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाने के पीछे जाओगे तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अनडाउटेडली इट हेल्प्स यू इन राइटिंग प्रैक्टिस, ये वो सारी चीजें आई एग्री, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. So what you are going to do is you are going to maintain a copy which will not have absolute notes. मतलब ऐसा नहीं है कि वो उठाया और उससे पूरी की पूरी आप पढ़ाई कर लोगे, ऐसी वाली कॉपी है, ऐसे वाले नोट्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर दैट रिविजन पार्ट वी हैव हैंड रिटन चार्ट्स, हमारे पास है यार, हमारे पास समराइज्ड वर्जन है, उससे आप रिविजन कर सकते हो। बट स्टिल आई इंसिस्ट ऑन एवरी स्टूडेंट कि आप एक कॉपी लेके जरूर बैठो। अब कॉपी लेके बैठने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, तो हम जो भी चीज पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 40, आपने हेडिंग डाली सेक्शन नंबर 40 एंड वट एवर चार्ट आई एम मेकिंग, although you have charts, but whatever extra thing I'm explaining, whatever example I'm taking, या आप क्या करोगे, मेरे साथ लिखते जाओगे। आपको जब क्लास शुरू होगा ना, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मैम लिख रही हैं तो हमें भी लिखना है।
दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गेट इन्वॉल्व, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो कितनी देर मेरी शक्ल ठीक लगेगी। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दिन एडमायर कर भी लो, बट उसके बाद लगेगा अरे यार कितना कितना सुने चलो। यू एवरीवन हैज द टेंडेंसी। सिर्फ अगर आप सुनोगे, इफ यू नॉट इन्वॉल्व, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। सो फर्स्ट थिंग, इट विल कीप यू इन्वॉल्व। आप बीच बीच में लिख रहे हो, आप बीच बीच में सुन रहे हो, बीच बीच में हमारा कुछ एनिमेशन है, बीच बीच में हमारी कोई एग्जाम्पल्स हैं, तो इट विल कीप यू इन्वॉल्व, राइट। सो इट कीप्स यू इन्वॉल्व, इट हेल्प्स यू टू प्रैक्टिस राइटिंग। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आपके कुछ लिखने की भी आदत बने। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आदत बनी रहती है, बट यहाँ पे आदत ही नहीं बनती है कि हमें कुछ लिखना भी है, तो यहाँ पे ये आपको हेल्प करता है, राइट। एंड थर्डली, इन केस आप आज से 6 महीने बाद इस सब्जेक्ट को खुद से टेकअप करते हो फॉर रिविजन बिफोर एग्जाम्स एंड यू स्टक एट अ सर्टेन पॉइंट, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये किस रेफरेंस में था, एकदम भी नहीं समझ में आ रहा, देन यू कैन रेफर टू दिस कॉपी एंड चेक कि अच्छा ये एग्जाम्पल था, ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज, तो आपको बिल्कुल पूरी की पूरी वो जो क्लासरूम इमेज होती है ना वो वापस याद आ जाएगी। तो it helps you in that, right? So right from the beginning you have to keep a highlighter and a copy with you. Highlighter to highlight important points and a copy to maintain the continuity and note whatever important things or extra things I'm writing, I'm telling you, जो भी चीजें हैं, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स हमें चाहिए होते हैं, बिकॉज हम इतनी सारी बुक एक दिन पहले एग्जामिनेशन के पहले नहीं पढ़ पाते हैं, या जब कभी हमें लगता है कि इतना कंटेंट हम कैसे याद करें, सो वी कैन इवन टेक द हेल्प ऑफ चार्ट्स और वी कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर समरी नोट्स टू लर्न द क्रक्स प्रोविजन, कि हाँ कम से कम वो तो याद हो। तो वो चीज़ है, ठीक है। जहाँ नहीं है वहाँ आप को मैं बताऊंगी, हम वैसे डिजाइन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। Now, this helps you tremendously in learning. If you are involved in the class and if you revise it the same day जब आप क्लास देखते हो, तो आपको 70% कंटेंट याद हो जाता है। आई रिपीट, 70% कंटेंट आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज बेसिस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% याद हो जाता है, मतलब उनसे कुछ भी उठा के पूछ लो वो एक बार में बता देंगे, पर एवरेज बच्चा भी 70% कंटेंट याद कर लेता है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसको भूलो नहीं, एंड टू रिटेन दैट यू रिक्वायर मल्टीपल रिविजन्स। सो फॉर दैट वी विल ऑल्सो कंटिन्यूसली रिवाइज। जब हम एक चैप्टर करते हैं तो मेरी तो आदत है, मैं थोड़ा बहुत ना रिव्यू कराती रहती हूँ पीछे का, कि हाँ देखो हमने लास्ट क्लास में ये किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, तो थोड़ा एफर्ट इधर से, थोड़ा एफर्ट उधर से। हर चैप्टर के बाद प्रॉपर रिविजन, प्रॉपर लर्निंग होगी ही होगी, एंड राइटिंग प्रैक्टिस विल कीप ऑन डूइंग। सो वी हैव एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, तो हम वो करते रहेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। 4-way लर्निंग, 4-way स्टेप, है ना। अच्छा, Now, I don't think I need to tell you anything basics relating to law, because अभी हमारे इस चैप्टर में हमें लॉ के सारे बेसिक्स पढ़ने हैं, तो हमें पता चलेगा लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, कब, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, राइट। सो वी स्ट्रेट अवे कम टू आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, राइट। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, विच इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर, हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शुरू करें? ऑल एक्साइटेड, ऑल चार्ज्ड अप? चलो, नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम किसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जिसको कह लो, ये क्या है? दिस बेसिकली इज द सुप्रीम लॉ, है ना, सबसे सुप्रीम है। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ लॉट ऑफ पावर्स। गिव्स अ लॉट ऑफ पावर्स मतलब क्या है मैम? ये लॉ बनाने की भी पावर हमको यहीं से मिलती है एकदम। इफ वी डेट बैक टू द ओल्ड टाइम्स, वी ऑल नो कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, है ना, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। दैट मीन्स द ब्रिटिश रूल एंडेड
एंड नाउ कंट्री चलती कैसे? मतलब तब तक तो हम ब्रिटिश की सुन रहे थे, उसके बाद हम किसकी सुनते, किसकी मानते? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे नेशन में, ऐसा थोड़ी नहीं कि बस ब्रिटिश चले गए और प्रॉब्लम खत्म। एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वो दे। तो कौन किसकी सुने, किसकी माने, किसकी नहीं माने? जो मन करेगा अपनी करेगा अगर, तो ऐसे तो एक देश नहीं चल सकता। फिर कोई और आ जाएगा और हमारे ऊपर रूल करने लगेगा, क्योंकि हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब देश के कुछ जाने माने लोग, आप समझ लो, हु वर द देन लीडर्स, दे फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उसमें कुछ लोग थे और इन्होंने क्या किया, भारत का संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच गेव द पावर्स टू एवरीवन, जिसने बोला कि भाई हर व्यक्ति आजाद होगा, हर व्यक्ति को ये फॉलो करना होगा, ये नहीं करना होगा, ऐसे ये लोग इलेक्ट करेंगे, ये लोग ये बनाएंगे रूल, इनके पास ये पावर होगी, उनके पास वो पावर होगी, ऐसे सारी चीजें इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। एंड यू वोंट बिलीव, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर। भाई हम कोई काम छोटा करते ही नहीं है, है ना? तो हमने क्या किया, एकदम जब करने पे आए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमने कहा हमसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किसी का हो सकता है? तो हम बनाते गए बनाते गए बनाते गए। तो इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैव, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कि क्या है इसमें, वी डोंट हैव टू रीड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आइडिया भी है कितने आर्टिकल्स हैं? जैसे एक्ट में हम सेक्शंस पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में है, पार्ट्स में अलग अलग आर्टिकल्स है, ठीक है? वो हमें पता है कि भाई एक्ट को भी ऐसे नहीं लिखा जाता है कि ऐसे एक पूरी बुक लिख दी और ऐसे, मतलब किसी को कुछ पढ़ना है तो उसको पूरी बुक A to Z पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं। तो इंडेक्स बनाना पड़ता है, तो इंडेक्स के लिए रेफरेंस चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में किस पेज पे लिखा है ना? तो किस टॉपिक के बारे में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हम एक्ट में करते हैं ना कि सेक्शन वाइज कर देते हैं, और फिर ऑडिट से जुड़ी हुई सारी बातें चलो चैप्टर नंबर 10 में डाल दो, तो उसमें 10 सेक्शन हो गए। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, है ना, चीजों को। तो वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइडेड है इनटू पार्ट्स, एंड पार्ट्स हैव आर्टिकल्स, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सेक्शन नहीं होता है, इसमें हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? बिकॉज ये कोई एक्ट नहीं है, ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? एज आई सेड, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए द प्रीएम्बल इज गोइंग टू हेल्प अस। प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल इज लाइक अ यूजर मैनुअल विच टेल्स अस हाउ टू यूज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन टू यूज कॉन्स्टिट्यूशन, वाई यूज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कैसे हेल्प करेगा, क्या करेगा, वो बताते हैं। प्रीएम्बल माय डियर, कभी भी अगर हम बात करें तो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रीएम्बल जैसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, प्रीएम्बल हर एक्ट में है, हर एक्ट में प्रीएम्बल होता है। अभी एक्ट क्या होता है तो मैंने आपको बताया ही नहीं, और अभी मैं बताऊंगी भी नहीं। आज के क्लास में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है पार्लियामेंट को कि वो एक्ट बना सकते हैं, स्टेट लॉज, मतलब सब चीजें। तो पार्लियामेंट से सेंट्रल एक्ट्स बनती हैं, तो वैसे एक्ट बनती है, फिर एक्ट बनी है, और फिर हम एक्ट्स पढ़ेंगे धीरे धीरे कमर्शियल लॉज में, और राइट। बट फिलहाल प्रीएम्बल क्या होता है? इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन जो किसी भी एक्ट का या किसी भी कानून का, किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव बताता है कि क्यों ये बना है, इसमें क्या है। तो वो पढ़ के आपको इसका आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या है। जैसे अगर नाम बहुत अजीब सा है, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, अब फैक्ट्रीज एक्ट बस नाम रख दिया, अब फैक्ट्रीज एक्ट में मतलब क्या है? तो लेबर्स के लिए है, किसके लिए है? तो उसका प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा अच्छा, दिस एक्ट इज ऑल अबाउट दिस, राइट? वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे हमको कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लग जाएगा, ओके दिस इज अबाउट दैट। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ते हैं, ठीक है? अब प्रीएम्बल भी थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बट हम इसका एक एक वर्ड जब एनालाइज कर लेंगे तो यू विल नॉट फाइंड इट बोरिंग एनीमोर, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
प्रियम्बल। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये पढ़ने में मजा कम आएगा ना, सो लेट्स कम ओवर हियर ओनली। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग यार, पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं यार, पता ही नहीं था मैम। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute इंडिया, मतलब हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है, हमने, वी आर द सोर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू, अब ये 5 वर्ड्स पढ़ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, पब्लिक। हाफ ऑफ द स्टूडेंट सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर ऐसा कुछ आता है तो लगता है कि यार ये तो सब एक ही जैसा है। सुनो, आज सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, एंड इफ यू वांट ओपन योर कॉपी द वेरी फर्स्ट क्लास, और अब आप ये लिखोगे, ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालोगे? द हेडिंग विल बी कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, राइट। सो सबसे पहला आया हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया, विच वी बिलीव कि हाँ, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द पीपल ओनली। अब मैम आपने तो बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, सो दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ओनली, ठीक है, राइट। नाउ सबसे पहला टर्म जो मैंने आपको यहां पे कहा वो क्या कहा? सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन। सोवरेन नेशन का मतलब इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल गवर्नमेंट, कोई भी हमको हेल्प नहीं कर रही है, हम अपना देश अपने बल पे चला रहे हैं। That does not mean that it is the global doors have been opened, यहाँ से वो आता है, वहां से वो आता है, वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है, बट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, सो वी रिजॉल्व टू मेक इट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अगली चीज आती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट या को सोशलिज्म से जाके कंपेयर नहीं करना है, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। Then comes your word secular. सेक्युलर का मतलब होता है ऑफ नो रिलीजन, ठीक है, ऑफ नो रिलीजन। अब आपके मन में आएगा, अरे मैम क्या बात कर रहे हो, इंडिया में तो भर भर के रिलीजन है ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सेक्युलर स्टेट है? वी डोंट कॉल इंडिया सेक्युलर स्टेट। व्हाई? वी ऑफ कोर्स कॉल इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। व्हाई? बिकॉज द स्टेट हैज नो रिलीजन। मतलब मैम, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का कोई मजहब है, इंडिया का कोई रिलीजन है। द पीपल ऑफ इंडिया आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन। क्लियर? अभी हम थोड़ा और आएंगे फंडामेंटल राइट्स पे, तो इस बारे में और डिस्कशन करेंगे, बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। फिर हमारा अगला वर्ड क्या आता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें ना, तो डेमो इज ऑल अबाउट पीपल एंड क्रिटिक या क्रेसी इज ऑल अबाउट द रूल। तो डेमोक्रेटिक मतलब रूल्ड बाय पीपल, रूल्ड बाय पीपल। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन विच इज रूल्ड बाय पीपल। अरे काश ऐसा होता, अगर हम चला रहे होते तो हम ये लॉ एबॉलिश कर देते, ये कर देते, वो कर देते। भाई वो ही चला रहे हैं जिनको हमने बोला है चलाने को। हमारे पास एक होता है कि डायरेक्टली हम रूल कर रहे हैं और इनडायरेक्टली हम रूल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट रूल करते हैं बिकॉज वी आर रूलिंग थ्रू आर representatives. So they are the people who are elected by us and we rule them. ठीक है, तो हम रूल करते हैं, राइट। I hope that's clear. And then we have another term
which is republic. Republic. Republic मतलब of course as democratic only. अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जैसे राजा होता है ना, तो जो राजा होता है उसको वैल्यू दी जाती है और उसके बाद राजा की सीट कौन ले लेता है, कोई भी प्रजा में से तो उठ के आके राजा की गद्दी पे बैठ नहीं जाता है, राजा की सीट कौन लेता है, उनका जो लीगल हेयर होता है, राइट, जिसको भी वो डिक्लेयर करते हैं वो गद्दी लेता है, राइट. बट देन रिपब्लिक इज समथिंग एल्स. रिपब्लिक इज लाइक कि जो सुप्रीम पावर होगी वो लोगों के हाथ में होगी और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होगी. मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉलो कर सकते हो, मतलब जैसे ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अगर मोदी जी हैं तो मोदी जी के बेटे आ जाएंगे, नहीं है वो बात अलग है, बट ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं. वी आर गोइंग टू इलेक्ट. सो दैट इज व्हाट रिपब्लिक मीन्स. रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट, बाद में नहीं तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which is ruled by elected representatives. So that's how our nation is going to be. तो ये बात क्लियर हो गई. एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हर सिटीजन को जस्टिस मिले. जस्टिस कैसी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. लिबर्टी मिले. लिबर्टी कैसी? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की. इक्वालिटी मिले. इक्वालिटी कैसी? स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. ये मैं क्यों आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसलिए बिकॉज द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फंडामेंटल राइट्स. और फंडामेंटल राइट्स में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, राइट. एंड फ्रैटर्निटी, कि हर एक इंडिविजुअल की डिग्निटी बरकरार रहे. ओके. ये प्रियम्बल कहाँ बना? इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and to give ourselves this constitution. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. मैम, पहला क्वेश्चन, अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि प्रियम्बल क्या है. क्या हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल याद करना होगा? वेल, आई वुड से कि अगर आप याद कर लो तो इट शुड बी लाइक अ प्राइड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया. तो नॉट जस्ट फॉर योर करिकुलम और कोर्स, मुझे लगता है हर इंसान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल तो थोड़ा याद होना चाहिए. ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपको कुछ चीज़ें इसकी ज़रूर याद हो. रही बात एग्जाम की, एग्जाम में अनडाउटेडली देयर कैन बी अ शॉर्ट नोट विच कैन बी आस्क्ड टू यू, व्हाट इज द प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और वहां पे लिखना पड़ेगा. और लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ये जो टर्म्स हैं इनको आप अपने वर्ड्स में कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते. दीज आर द की वर्ड्स विच हैव टू बी रिप्रोड्यूस्ड एज इट इज. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि सबसे पहले मुझे प्रियम्बल याद कर लेना है. ठीक है, प्रियम्बल तो आते जाते लोगों को सुना, अरे पता है, जूनियर सीनियर किसी को भी सुना सकते हो कि प्रियम्बल है, बिकॉज इट इज अ जनरल थिंग. इसमें सीएमए जैसा कुछ नहीं है. चल, सो प्रियम्बल डिस्क्लोजेस द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से आया, कमेंसमेंट कब हुआ, राइट्स एंड फ्रीडम्स, एंड डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ गवर्नमेंट. तो हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी वो भी हमने देख लिया कि हमारे पास डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी. ठीक है, अब एक छोटा सा यहाँ पे केस लॉ दिया हुआ है, ऑल्दो माय एडवाइस इज कि हाँ केस लॉ का यहाँ पे नाम याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये क्या है मैम? ये केस लॉ के पहले एक और केस लॉ था जो हमें पढ़ना भी नहीं और याद भी नहीं करना है, बट उसका रेफरेंस जरूरी है ताकि आपको समझ में आए. वो क्या था मैम? उसमें बोला गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है. मैम ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? एकदम बोरिंग सा, अजीब सा लग रहा है. समझो मेरी बात.
ये जो प्रियम्बल बना है आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, और अमेंड होके ये चार, अरे बाप रे मैम, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट, हाँ जैसे एक्ट में अमेंडमेंट आता है ना, लॉ पढ़ते उसके पहले नहीं अमेंडमेंट आ जाता है, वैसे ही प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट, पर आज तक एक ही बार आया है। ये 4 वर्ड्स वगैरह ऐड हुए थे अमेंडमेंट में आके, ठीक है। क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? इसी पे तो केस लॉ निकला। पहला केस लॉ आया जिन्होंने बोला कि अमेंड नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो देता है पावर टू अमेंड, पावर टू अमेंड, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर देता है, प्रियम्बल को अमेंड करने की थोड़ा ना देता है। ये बोला गया, राइट, ये बोला गया। पर उसके बाद एक और केस लॉ आया जो है केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया है वैसे ही उसका प्रियम्बल आया है, इन द सेम वे दे हैव बीन इनैक्टेड, इट इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। और कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं प्रियम्बल की लाइट में, मतलब प्रियम्बल हमको बताता है कि ये विजन रख के आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो उस विजन के साथ हम पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हिस्सा है, एंड दैट्स व्हाई व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड द प्रियम्बल कैन आल्सो बी अमेंडेड। ठीक है, अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा है? अच्छा एक काम करते हैं, एक बार प्रियम्बल को साथ में बोलते हैं। We the people of India, we the people of India resolve to constitute India to sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our constituent assembly hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। जितनी चीजें मैंने बोली हैं उतनी चीजें 100% आपको याद होनी चाहिए। 100% you are going to learn this। Now we come to our fundamental rights। शायद बचपन में कभी पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। पहले फंडामेंटल राइट्स ना 7 हुआ करती थी। राइट टू प्रॉपर्टी बाद में हट गई, वो एक लीगल राइट है, बट देन दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है। हाउ मेनी राइट्स डू वी हैव? 6 फंडामेंटल राइट्स। क्या है ये फंडामेंटल राइट्स? सबसे 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 पहली राइट टू इक्वालिटी। क्या आपको लगता है एवरीवन गेट्स दिस राइट? राइट टू इक्वालिटी। हमारे इंडिया, इट्स अ ब्यूटिफुल नेशन। सी कितने सारे रिलीजन्स हम प्रैक्टिस करते हैं, ये अभी हमने बात पहले भी की। सो वी हैव एम्पल ऑफ रिलीजन्स दैट वी प्रैक्टिस। कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, द पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस दैट, है ना। कोई रोकता थोड़ी ना कि मंदिर नहीं जाओ या मस्जिद नहीं जाओ या फिर आप गुरुद्वारे नहीं जाओ, ऐसा कोई भी नहीं रोकता है। तो दे आर फ्री टू प्रैक्टिस दिस, राइट। Do you think this is right to equality? क्या ये right to equality है? मैम क्यों नहीं? हम हर किसी को इक्वल मानते हैं। राइट टू इक्वालिटी पहले तो आप समझो कि इसका मतलब क्या है। राइट टू इक्वालिटी हमें मानना है या लॉ को मानना है? तो हम लॉ के नजरिए से अगर देखते हैं, मान लो मैं किसी का खून कर दूं और प्राइम मिनिस्टर किसी का खून कर दे, तो जब हम कोर्ट में पहुंचेंगे तो मुझे भी उसी नजर से देखा जाएगा एक मर्डरर की, और प्राइम मिनिस्टर को भी उसी नजर से देखा जाएगा कि अलग अलग नजर से देखा जाएगा। भाई फैक्ट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बोलता है कि दोनों को एक ही नजर से देखा जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, वी ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इसीलिए कानून की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। बहुत जगह आप देखोगे, क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उनके सामने कौन है। ऐसा नहीं कि कानून अंधा होता है जैसा मूवीज में देखते हैं, बट रियलिटी इज दे डू नॉट लुक हु इज इन फ्रंट ऑफ देम। इट डजंट मैटर कि हमारे सामने कौन है, ऐसा ही होना चाहिए। अब होता क्या है वो अलग बात है। होता क्या है थोड़ा सा वो भी समझते हैं, इसके बाद देखना। कई बार दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ ऑल्सो।
What do you think just happened? Racism. Black, white. हमने पता नहीं कितनी मूवीज देखी हैं जिसमें आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी. देयर इज अ मूवी, इनफैक्ट अभी मैं आर्टिकल 15 आपको पढ़ाऊंगी, एक आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल 15. उसमें इट्स अ ब्यूटिफुल सीन. ये कौन है? अच्छा, मैं दलित हूँ साहब. मैं कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ. मतलब देयर इज अ क्लियर कट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जहां पे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. यहाँ पे देखो आप, आपने सर शायद सुना होगा ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, दलित, ये सब सुने होंगे चीजें, किसी जमाने में सुनी होंगी. आज के टाइम में भी हम किसी को बैकवर्ड क्लास बोल देते हैं, या ये बोल देते हैं या वो बोल देते हैं. बहुत सारी मूवीज में बहुत सारी चीजें पोर्ट्रे भी की गई है, डिस्कस भी की गई है. यहाँ पे क्या हो रहा है? द दलित्स आर बीइंग स्टॉप्ड. आप यहां नहीं आ सकते, आप टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते. इनफैक्ट आर्टिकल 15 शोज दैट दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल. क्यों? क्यों टेम्पल में नहीं आ सकते? टेम्पल इज अ पब्लिक प्लेस. आपका प्राइवेट घर तो नहीं है कि आप किसी को मना कर रहे हो. तो उनका हक नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए मैम. किसी को हमने राजा का नाम दे दिया, राजा बना दिया, तो प्रजा को उसके आगे झुकना मैंडेटरी. क्यों झुके हम किसी के आगे? राइट. आजकल तो भाई जमाना ही अलग है, तो हम झुकते ही नहीं है किसी के भी आगे, है ना. सो वी हैव एम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स इवन व्हेन वी से राइट टू इक्वालिटी. बट राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि किसी को भी लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट डिनाई नहीं किया जाएगा. एवरी पर्सन विल हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ law within the territory of India. Any type of prohibition or discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth नहीं होगा. ये हमें आर्टिकल 14 बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. कानून की नजर में हर कोई एक ही होगा, पर कुछ एक्सेप्शन है. हमारा तो लॉ ही ऐसा बनता है कि पहले लॉ बनाओ, नहीं उसके पहले एक्सेप्शन डाल दो. तो आर्टिकल 361 में एक्सेप्शन डाल. किसको एक्सेप्शन डाला अब देखते हैं भाई. प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये आंसरेबल ही नहीं होंगे भाई किसी कोर्ट को. मतलब ये अपने कारोबार में कुछ भी करें, दे आर नॉट गोइंग टू बी आंसरेबल टू द कोर्ट. इन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इनके ऊपर केस नहीं फाइल किया जा सकता है. और तो और आप विश्वास नहीं करोगे कि कमाल की चीज लिखी हुई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी इनके अगेंस्ट. मतलब अगर प्रेसिडेंट जाके किसी का खून भी कराए, तो भी जब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे तब तक इनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगी. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. भैया प्राइम मिनिस्टर कोई भी सिलेक्ट कर लेना, प्रेसिडेंट सोच समझ के. बट दैट्स नॉट राइट इन हैंड्स. चलो खैर. सो नो सिविल प्रोसीडिंग, no criminal proceeding shall be instituted against him. कौन? प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट. ऐसा नहीं है एमपी एमएलए को भी कुछ कुछ प्रोटेक्शन मिलता है, बट फिलहाल हमारे लिए इतनी चीजें हमें पढ़नी है. तो आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द फॉलोइंग एक्सेप्शन. ठीक है. ये एग्जामिनेशन में आपका शॉर्ट क्वेश्चन की तरह या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह पूछने के बहुत हाई चांसेस है. That who is an exception to the rule of equality before law? President or the governor of state? We fill in the blanks. आपका objective, MCQ किसी भी तरीके से पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं. फाइन. तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हमने क्या किया कि स्टेट मतलब क्या होता है? द गवर्नमेंट, the people, not exactly the people, the government or maybe police, maybe court, everything. State, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई केस भी होता है तो we say शिवांगी अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी. That means the government is fighting against me क्योंकि मैंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो गुनाह है और मेरे अगेंस्ट केस चल रहा है. So state shall not deny to any person equality before law या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. ठीक है. तो यहां पे मैंने दो चीज बोली.
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इसका मतलब कानून की नजर में हर कोई सेम है, इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहती हूं कि मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। दैट मीन्स इक्वालिटी बिफोर मी इन माय हाउस। ठीक है, अब इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? दो लोग आए मेरे घर में, और एक छोटा सा 5 साल का बच्चा है और एक 30 साल का स्पोर्ट्समैन है। एक 5 साल का बच्चा, एक 30 साल का स्पोर्ट्समैन। आई सेड आई एम गोइंग टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, राइट? सो दे बोथ केम, और जब वो दोनों आए तो मैंने उनको खाना दिया। इसको भी 2 रोटी, उनको भी 2 रोटी। आपको क्या लग रहा है, ये इक्वल ट्रीटमेंट है? हाँ बिल्कुल ये इक्वल ट्रीटमेंट है। क्या ये फेयर ट्रीटमेंट हुआ? आई मीन डू दे हैव द सेम नीड्स? नहीं। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहां पे हम ये नहीं मानते हैं कि कानून की नजर में सब सेम है। जैसे हो सकता है कि कानून अगर किसी को सजा देने जा रहा है तो सजा के हिसाब से वो चीजें देखते हैं कि कौन कितनी भरने के या पेनाल्टी भरने के लायक है। जैसे अगर कोई बहुत ही रिच स्पॉइल्ड ब्रैट है या कोई सेलिब्रिटी है, आप समझ लो वो किसी केस में फंसते हैं, तो उनको जुर्माना अगर बोला जाएगा 2 लाख रुपए जुर्माना भरो और आप फ्री हो, ठीक है, तो 2 लाख रुपए जुर्माना तो वो यूं भर देंगे। बट वही उनके साथ एक और कोई बंदा भी था हु इज वेरी पुअर, और उसको बोला जाए कि तुम 2 लाख जुर्माना भरो, तो उसके लिए तो शायद जिंदगी भर का कर्ज हो गया। तो ये कहाँ आपने इक्वालिटी दिखाई? इक्वालिटी का मतलब टू पुट पीपल इन इक्वल सिचुएशंस, राइट? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रिफाइंड चीज हो जाती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बट देन बोथ आर गोइंग टू बी एक्सरसाइज्ड। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड equal protection of law. We have articles, यहां पे लिखो आर्टिकल्स 14 to 18, सिर्फ राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज थोड़ी सी ट्विस्ट और है। ट्विस्ट क्या है? ये केस लॉ ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, EP Royappa versus State of Tamil Nadu. Now, what does this point tell us? Equality and arbitrariness are sworn enemies. One belongs to the rule of law in republic, while the other to the whim and caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitrary, it is implicit in it that it is unequal, both according to political logic and constitutional law, and is therefore violative of आर्टिकल 40। क्या कह रहा है हमको ये? आर्बिट्ररी, सबसे पहले तो हमें इस टर्म का मतलब जानना जरूरी है। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है या पावर में होती है या ऐसे एक्शंस लेती है, इसको अगर मैं एकदम हिंदी में बात करूं ना, तो आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपने मन से, मन माना डिसीजन लेना, नॉट ऑन बेसिस ऑन एनी, नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन, नॉट बेस्ड ऑन एनी रीजन, ऑब्लिक यू कैन से अनफेयर या अनरीजनेबल। इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉन एनिमीज, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। आई टेल यू एन एग्जाम्पल। सपोजिटली गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, गवर्नमेंट लॉ ऐसे बनाती ही नहीं है, बट फिर भी मैं बोलने के लिए ऐसे बोल दे रही हूँ कि चलो एक लॉ बना जहां पे ये लिखा गया कि अगर इस एक्ट में किसी ने कॉन्ट्रवेंशन किया
तो अगर 50 ऑफेंस हैं तो उसमें से कुछ ऑफेंस ऐसे हो सकते हैं जो फटाफट ट्राई किए जाएंगे और उनकी 1 महीने में सजा सुना दी जाएगी। अब 50 में से कौन से ऐसे ऑफेंस होंगे ये कहीं नहीं लिखा है, कौन से ऐसे ऑफेंस होंगे ये कहीं नहीं लिखा है, किन फैक्टर्स पे डिसाइड होंगे ये भी नहीं लिखा है, बस ये लिखा हुआ है कि इसको वहां का गवर्नर डिसाइड करेगा। अब आप गवर्नर के पास पहुंचे बिना किसी रीजन की, वो तो बोल रहे नहीं नहीं तुम्हारा स्पीडी ट्रायल नहीं होगा, चलो हटो। अनफेयर, अनरीजनेबल। हाउ डू यू क्लेम कि आप इक्वालिटी दे रहे हो? आप तो उसको दोगे, उसका स्पीडी ट्रायल कराओगे जो आपको लगता है कि आपके काम का बंदा है या उसके पास पैसे हैं या उससे आपकी अच्छी जान पहचान है। कोई गरीब वहां पे पहुंच जाएगा तब तो बिल्कुल ही नहीं कराओगे। फिर वही इक्वालिटी, कहाँ से आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो? फिर वही कास्टिज्म, वाइट ब्लैक, रिच पुअर, इट हैज बीन डिवाइडेड लाइक दैट। सो कहीं पे भी अगर एक्ट आर्बिट्ररी है, मतलब अनरीजनेबल, अनफेयर है, तो ये मान लेते हैं कि अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है यार। पॉलिटिकल लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सब कहीं पे भी कोई भी चीज इज नॉट वर्किंग एंड इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो पहली चीज, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा बिफोर लॉ। इंडिया के अंदर no one is going to be prohibited on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. दूसरी बात ये आई कि अगर आर्बिट्ररी नेचर का कोई भी काम होगा तो उसको हम सीधे सीधे आर्टिकल 14 का वायलेशन कर लेंगे। वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगेगी कि ऐसा है वैसा है, आर्बिट्ररी नेचर का हो रहा है मतलब हम उसको मान लेंगे कि वो अनइक्वल हो रहा है। ये डिसाइड हुआ था ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। इक्वालिटी बिफोर लॉ के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट किसी को आंसरेबल नहीं होंगे, उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। इतनी बात क्लियर है? आई थिंक वी आर गुड टू मूव फॉरवर्ड नाउ। Prohibition on discrimination. And just a second. नो, आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 को ध्यान में रखते हुए प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को मना कर सकते हो कि नहीं आपको टेम्पल नहीं जाना है, या फिर जैसे होता था ना ब्रिटिश रूल में, आपने शायद मूवीज में देखा भी होगा दैट वी इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू सिनेमा हॉल्स, कि ठीक है आप नहीं आ सकते, या ये कास्ट पर्टिकुलर नहीं आ सकती। तो ये चीजें नहीं है कि आप कोई भी पब्लिक प्लेस है, वो एंटरटेनमेंट हो, होटल हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, शॉप्स हो, एनीथिंग, या आप जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होती हैं जैसे घाट्स हैं, रोड्स हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई कुआं है, कोई वेल, कुछ भी है, इसको यूज करने से या यहाँ पे एक्सेस से यू कैन नॉट डिनाई द पीपल, you cannot deny the people, right? But then of course it is subject to certain type of restriction or liability. मतलब हो सकता है यार एक रेस्टोरेंट है, उसमें कोई बंदा आया, 4 बार उसने खाना खाया पर एक बार भी बिल नहीं पे किया और वो भाग जाता है। अब वो रेस्टोरेंट ओनर जो है वो उसको रोक देता है कि नहीं नहीं यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, मे बी इट्स अ पब्लिक रेस्टोरेंट बट फिर भी उसको रोक दिया जाता है। तो यार उसको रोका ही जाएगा क्योंकि वो गलत काम कर रहा है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, हर चीज को मिक्स नहीं करना है, ये जनरल राइट्स हैं व्हिच हैव बीन कन्फर्ड। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस। एक्सेप्शंस क्या है? इक्वालिटी होती है मैम, तो जो दिल्ली में मेट्रो चलती है उसमें पहला कोच वुमेन के लिए क्यों रिजर्व है? नहीं होना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं कि मेल को ऐसा ट्रीटमेंट, फीमेल को, हमें भी वहां पे जाना है। तो गवर्नमेंट के पास हक है कि आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए प्रोविजन बना सकते हो। मैम कहाँ है ये एकदम बेचारी प्रजाति मेल वाली? नहीं है ऐसा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखा है कि आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनना चाहिए। खैर, स्टेट हैज द पावर, सो दिस इज एन एक्सेप्शन कि अगर कोई वो स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, तो वो बना सकते हैं। लाइकवाइज दे कैन ऑल्सो मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमने एक और मूवी विटनेस की हुई है, आरक्षण, ठीक है, और इंडिया में तो भाई चलता ही रहता है हमेशा रिजर्वेशन का बवाल। कभी कभी कुछ जनरल कैटेगरी के लोगों को ऐसा लगता है
कि आई एम नॉट डिबेटिंग, ठीक है, मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे रख ही नहीं रही हूँ, आप मेरे से मेरा व्यू पॉइंट नहीं पढ़ना, मेरा जो फर्ज है या जो ड्यूटी है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव आपको प्रोवाइड करना है। आपकी सोच कैसे डेवलप होती है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी नहीं आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो अब मेरा उसमें कोई बच्चा होगा तो बोलेगा मैम आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, हम लोगों ने इतने स्ट्रगल सहे हैं, फिर मैं बोलूंगी कि नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बच्चा बोलेगा कि मैम आप कैसे बोल रहे हो। तो ऑफकोर्स आई हैव माई ओपिनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है। तो वो अलग चीज है और उसको हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं। तो वट एवर आई एम सेइंग इज प्योरली योर स्टडीज, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट के पास अधिकार है, जहां पे भी स्टेट लिखा है वहां पे गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास क्या हक है कि गवर्नमेंट आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो, जैसे बहुत सारी जगह होता है आरक्षण रिजर्वेशन होता है कि इतना कोटा इस कैटेगरी के लिए रिजर्व है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि नहीं मिलता था, भाई हिस्ट्री अलग है, आज के टाइम में चीजें बदल गई हैं, तो द थिंग्स शुड आल्सो चेंज, मे बी सम थिंग्स गेट इमेंटेड, बट फिलहाल यही है, ठीक है, क्लियर। नाउ आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी क्या होता है, बहुत जगह आई हैव लिटरली सीन ऑफिसर्स कि भाई हम तो मारवाड़ी हैं, हम तो मारवाड़ी बंदे ही रखेंगे, हम तो सिंधी हैं, हम तो सिंधी लोगों को ही रखेंगे और किसी पे हमको भरोसा नहीं है। वाई? आई मीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, हाँ ठीक है आपकी प्राइवेट कंपनी आपने खोली है तो आपके पास हक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके ऊपर आके कोई केस नहीं कर देगा, आपकी मर्जी, आपको 4 लोग रखना है, आपको जिसको रखना है आप रखो। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वहां पे इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेल हो फीमेल हो, हिंदू हो मुस्लिम हो गोरा हो काला हो, एनीवन, राइट, किस प्लेस ऑफ बर्थ का है, मतलब आपका जम्मू का हो या फिर आपका कर्नाटका का हो, कहीं का भी, इट इज नॉट गोइंग टू डिवाइड एनीवन, राइट। बट अगेन एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन, पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में कोई आएगा इसी रेसिडेंस का। कई बार ऐसा होता है ना कि यहाँ पे हमें इस गवर्नर की पोजीशन पे कोई, सॉरी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी को लेके आना है तो हमको ये यूपी का ही कोई चाहिए, उस डोमिसाइल के लिए ही वो रिजर्व्ड है, दे कैन मेक, राइट। आप बैकवर्ड क्लास के अपॉइंटमेंट के लिए बना सकते हो, आप बैकवर्ड क्लास के वो प्रमोशन के लिए बना सकते हो कि उनको इतने परसेंट का उनको तो प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए लॉ बन सकता है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। लॉ में ऑल्सो प्रोवाइड दैट इन एन ऑफिस कनेक्टेड विद अफेयर्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कई बार ऐसा होता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का कोई ऑफिस है तो वहां पे वो पर्टिकुलर रिलीजन का ही बंदा आएगा, वो कोई और रिलीजन का, मतलब मान लो अगर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे मुस्लिम का बंदा नहीं आएगा, तो वहां पे वो ये जाके कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि हमें अलाउ नहीं कर रहे, दैट लॉ कैन बी मेड बाय द स्टेट, ओके। सो दीज आर अगेन द एक्सेप्शंस, और हम ये बात कर रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ओके। Then we have abolition of titles, abolition of titles, ये क्या होता है मैम? टाइटल्स क्या होते हैं? सुना है कभी ऐसे, जैसे किसी को बोलते हैं ना राजा, राजा साहेब, राज बहादुर, ऐसा करके कुछ सुना है ना? इमेजिन इफ वी कंटिन्यू टू गिव दिस टाइप ऑफ टाइटल्स, मतलब आज के टाइम में भी अगर कुछ एग्जिस्ट करते हैं, महारानी, महारानी शिवांगी देवी आपका स्वागत है, अब जब आप कहीं जाओ, आपने अपना आधार कार्ड दिखाया और उस आधार कार्ड पे लिखा है महारानी शिवांगी देवी, अरे लोग वहां पे खड़े हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ की महारानी आई है, नाम से यू आर क्रिएटिंग दैट डिस्टिंक्शन, मे बी यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग फॉर द गुड और फॉर द बैड, राइट। तो ये गलत है कि नहीं है? अलाउड ही नहीं है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, नो सच टाइटल्स कैन बी कन्फर्ड। अब आप ऐसे बुला लो किसी को महारानी तो आके गवर्नमेंट आपको जेल के अंदर नहीं डाल देंगे, बट देन दैट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी कन्फर्ड। अब यहाँ पहली चीज क्या लिखी हुई है, नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, इसका मतलब क्या है?
भाई कल को सीएमए बन जाएंगे तो क्या आगे सीएमए नहीं लगाएंगे? अरे मैम, उसी के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लगाएंगे। कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है तो आगे क्या प्रीफिक्स नहीं लगाता? बिल्कुल लगाते। लाइकवाइज मिलिट्री में कोई होता है, कोई मेजर, कोई कैप्टन, कोई जनरल, बड़े टाइटल दिए जा रहे हैं इनको। तो एक बात बताओ मुझे, दुनिया में किसी सीएमए, किसी सीए, किसी डॉक्टर के आधार कार्ड पे देखा है लिखा हो ऐसे? आई विश मेरे आधार कार्ड पे लिखा तो सीए शिवांगी अग्रवाल, लिखा है क्या? किसी के पैसे लिखा है कैप्टन रॉकी सिंह ऐसे करके? कुछ नहीं, नहीं है। ऑल्दो दीज टाइटल्स कैन बी कन्फर्ड, फिर भी नहीं लिखा रहता, ठीक है? तो वो ऐसे अलाउड नहीं होता है, ठीक है? बट ऑफकोर्स मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो टाइटल होता है वो आपको मिल सकता है, बट जैसे मैंने आपको बोला राजा साहेब, महारानी और ये सब, ठीक है? एग्जाम्पल राजा, महारानी, राज बहादुर, ठीक है? इस टाइप के टाइटल्स क्या करने हैं? नहीं देने हैं। अब इंडिया में तो हमने मना कर दिया कि नहीं देंगे। हम इंडिया के बाहर गए, वहां पे हमको टाइटल दे दिया गया महारानी, और हम आने गए और हमने वहां का टाइटल एक्सेप्ट कर लिया। आप यू कैन नॉट इवन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम सम फॉरेन स्टेट, ओके? यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम सम फॉरेन स्टेट। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं भी हो, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं भी हो, और फिर भी अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तब तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं भी हो पर आप इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, यू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, मतलब गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में हो, कोई भी पोजीशन पे हो, तो आप बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकते। एंड नो मैटर यू आर सिटीजन, यू आर नॉट सिटीजन, कुछ भी हो, आप कैसा भी वो होल्ड कर रहे हो, तो यू कैन नॉट इवन एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। तो ये तो खैर एक तरीके से हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाता है, फॉर विच वी हैव अ सेपरेट एक्ट कॉल्ड एज एफसीआरए, तो हमारे पास वो भी है, तो वो भी हमको प्रोहिबिट करती है, बट बेसिक आर्टिकल 18 में भी एबॉलिश किया गया है, एबॉलिश किया गया है, राइट? अब बच्चों के मन में एक सवाल और आता है, मैम वो जो पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड्स मिलते हैं तो ऐसे वो भी तो टाइटल कन्फर करने वाली बातें होती हैं, सो दे आर नॉट टाइटल। जो भी नेशनल अवार्ड्स हमारे होते हैं दे आर नॉट टाइटल्स एंड हेंस दे डू नॉट वायलेट योर आर्टिकल 18, ठीक है? इसके बाद आती है हमारी चीज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, एग्जैक्टली द पिक्चर दैट आई शोड यू, my dear, this is untouchable। मैंने आपको बताया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड देन दलित्स, राइट? तो दलित्स were considered as untouchables and they were deprived of some social rights। मतलब आप यहाँ नहीं आ सकते, आप वहां नहीं आ सकते, आप इसके अंदर नहीं घुस सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहां नहीं जा सकते, बिकॉज हम उनको बोलते थे अछूत। So some social disabilities, they were not disabled people or specially able people, but some disabilities had been imposed on certain category of people। क्यों? क्योंकि वो उस कास्ट के हैं। भाई आप इस घर में पैदा हुए हो, आप इसलिए ये आपका गुनाह हो गया, आपका जुर्म हो गया, अब आप यहाँ नहीं जा सकते, अब आप ये नहीं कर सकते, अब आप वो नहीं कर सकते। So it's completely abolished and this practice is forbidden, punishable offense है। कोई भी on the ground of untouchability, on the ground of just because someone is a Dalit, you should not even ask the caste, है ना? तो ऐसे काम होना चाहिए। एक क्विक रिव्यू करते हैं, आज हमने जितनी भी चीजें पढ़ी। We have 6 fundamental rights in Indian Constitution, and what are these 6 fundamental rights that we have? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। पहले 7 हुआ करती थी, अब सिर्फ 6 है। पहली right to equality, which covers articles 14 to 18, वो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है, and it simply ensures that we are going to have equal rights for everyone।
रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सारी कोई चीज़ों पे हैम्पर नहीं करेंगे। इसमें हमने फर्दर कुछ और आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। पहला आर्टिकल 15 इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन करने पे प्रोहिबिशन लगाता है। आर्टिकल 16 बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करते हैं। राइट, आई होप इतनी चीजें एकदम क्लियर होंगी। आज के क्लास के लिए मुझे लगता है कि इतना काफी होगा, बिकॉज वॉट एवर यू रीड दैट शुड सिंक इन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जब आपने इतना पढ़ा तो आपको उतनी चीजें याद हो जाए, है ना। चलो, सो वी विल एंड द क्लास एंड आई होप सब अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे एंड वंस यू रिवाइज इट यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। अभी भी आंख बंद करके कोशिश करके देखना कितना याद रहता है। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।